नमस्कार दोस्तों। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम लोग एनएसओ के नाम से जानते हैं, इस एनएसओ ने अभी चंद घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है जिस स्टेटमेंट ने हम सभी आम जनता के दोस्तों जो स्ट्रेस है, ये हमारी एंजाइटी है, उसको और भी अधिक बढ़ा दिया है। जी हाँ, हर आम जनता इस समय भारत की कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस में है। जी हाँ, किसान अपने एमएसपी को लेकर के स्ट्रेस में है, भारत का युवा इस समय रोजगार को लेकर के अपने स्ट्रेस में है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्जाम के लीक को लेकर के स्ट्रेस में हैं, और दोस्तों जो घर की महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो महंगाई को लेकर के स्ट्रेस में है। जो दोस्तों जो आम इंसान है, जी हाँ, वो महंगाई के अलावा जो बेरोजगारी का स्तर है उसको लेकर के स्ट्रेस में है। तो यहाँ पर दोस्तों एनएसओ की एक स्टेटमेंट ने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसके बाद हमारे भारत के स्ट्रेस को और भी अधिक बढ़ा दिया है। जी हाँ, भारत के अंदर रहने वाले तमाम जितने भी निवासी हैं, जी हाँ, उनके अंदर एक त्राहिमाम जैसी स्थिति को शायद पैदा कर दिया है। वो बात क्या है, जानते हैं इस बात को। सो गाइस, एनएसओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी करी है, एक अनुमान जारी किया है। उसमें साफ साफ ये कहा है कि भारत का जो वित्त वर्ष होगा 2025 का, उसमें भारत की दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी 6.4%, मात्र 6.4%। वहीं पर जो आरबीआई ने अनुमान लगाया था वो लगाया था 6.6% का। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर 2024 के, जी हाँ, वित्त वर्ष 2024 की जो हमारा दोस्तों जीडीपी ग्रोथ था वो था 8.2%। और 2025 में दोस्तों ये हमारा ग्रोथ रेट क्या जारी किया इन्होंने जारी किया है 6.4% का, मतलब कि काफ़ी कम है लास्ट ईयर से हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की। अब इसके बाद आरबीआई पर दोस्तों ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ सकता है या इनके स्टेटमेंट के बाद। और जो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट होती है, जो एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, वो केवल अक्का बक्कड़ खेल करके, लूडो खेल करके या फिर चिड़िया उड़ी खेल के तैयार नहीं होती है। एक बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, ठीक है, बैठते हैं, ठीक है, एक रिसर्च करते हैं, उसके आधार पर अपनी ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर फील्ड को ये लोग ध्यान में रखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी होती है। फाइनली हमारी जो ग्रोथ रेट तैयार हुई है इस बार वो हुई है 6.4%। सो गाइस, आपको याद होगा कि नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी में हमारा आने वाला है बजट, और आम जनता की दोस्तों जो निगाहें होती हैं वो बजट के ऊपर काफ़ी लगी होती है कि आखिरकार बजट में हमारे फ़ायदे की बातें क्या क्या होने वाली है, या फिर जो हमारी केंद्र सरकार है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आखिरकार कौन कौन से कदम उठाने वाली है। लेकिन दोस्तों कदम उठाने से पहले एनएसओ की इस स्टेटमेंट ने, इस अनुमान ने हम सभी की एंजाइटी या फिर स्ट्रेस को बढ़ा दिया है। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कैपेक्स होगा उसमें भी गिरावट बहुत तगड़ी देखने को मिल सकती है। अब एनएसओ का ये मानना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो निवेश है, इसके घटने से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, बुरा असर कैसे, आखिरकार निवेश और मैन्युफैक्चरिंग कम क्यों हो रही है, डिक्रीज क्यों हुई है। वीडियो को पॉज कर तो आप लोग मंथन करिएगा एक रिपोर्ट के बारे में। अभी चंद महीनों पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, जिसने साफ साफ अडानी को लेकर के और जो हमारी शेयर मार्केट है, जो उसके अध्यक्ष हैं, जो सेबी के अध्यक्ष है माधुरी बुच को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया था। वो अलग बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, सेबी के अध्यक्ष अभी भी माधुरी बुच ही बनी हुई है, उनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, राइट। और अडानी को लेकर के जब वारंट जारी किया गया था यूएस सरकार के द्वारा, और हमारी दोस्तों उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा फेथ है, जो विश्वास है, वो बहुत बुरी तरीके से डगमगा चुका है। कोई भी अदर कंट्री हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले, जी हाँ, अपना प्लांट ओपन करने से पहले अब 10 बार सोच रही है। वो अलग बात है कि हम लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बहुत ही चिल तरीके से लेते हैं, चलो ठीक है, कह दिया, कहने दो। अब यहाँ पर हमारे पर बुरा असर ये पड़ रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे निवेश नहीं हो रहा है, तो रोज़गार का स्तर बढ़ नहीं रहा है, और यहाँ पर जी हाँ, बेरोजगारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सो गाइस, वित्त वर्ष 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 12.3% की सालाना गिरावट आई है। ये है हमारा रिकॉर्ड, राइट। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए थे, आपको याद होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दोस्तों हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव पड़ा है। उसके बाद दोस्तों लगातार आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों नेताओं का जो माइंड डाइवर्ट था वो अपने यहाँ पर जो पॉलिटिक्स जो होती है उसकी तरफ लगा हुआ था, तो इसकी वजह से भी हम लोग ज़्यादा जीडीपी पर ध्यान नहीं दे पाए, ये भी हो सकता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे एनएसओ के अनुमान के मुताबिक, जी हाँ, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की, ठीक है, जो ग्रोथ होगी वो अच्छी रहने वाली है, एनएसओ ने ये माना है।
अगर हम वहीं पर दूसरा पक्ष अगर हम ध्यान से देखें, उसको डेप्थ में समझें, तो कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट तब होगी ना जब किसान पूरे मन से पूरी ईमानदारी के साथ अपने खेत में जा करके अपनी फसल को बोएगा। देखिए वर्तमान में किसान कहाँ पे डटा हुआ है, किसान डटा हुआ है अपनी एमएसपी को मांग को लेकर के। कहाँ पर? खनौरी बॉर्डर पर, जहाँ पर जी हाँ डल्लेवाल जी एक लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस समय उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी का दोस्तों जो रेट है वो वैसे के वैसे रहेगा, और एमएसपी की जो डिमांड है वो किसानों की ये लोग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसी को बोलते हैं हम लोग सबका साथ सबका विकास? क्या इसी को बोलते हैं हम लोग अमृतकाल? थिंक अबाउट इट। क्या लगता है कि आपको एनएसओ का जो अनुमान है कि आखिरकार 2025 में एग्रीकल्चर एरिया के अंदर हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी? शायद मुझको नहीं लगता। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको जो बोलना है बिंदास बोल सकते हो, आपकी राय बिल्कुल स्वतंत्र है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। इसके अलावा दोस्तों एनएसओ ने एक अनुमान ये भी लगाया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी खपत है, निजी खपत में भी जी हाँ अच्छा सुधार दिखेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट के कारण स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। वहीं पर एग्रीकल्चर क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से जो रूरल जो डिमांड है उसमें रिकवरी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब मांग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। जी हाँ, शहरी क्षेत्रों का दोस्तों जो खर्चा है वो और अधिक होता है, आमदनी बढ़ नहीं रही है और खर्चा दोस्तों लगातार रुपये में जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अब आने वाले टाइम पे ये देखना होगा कि अर्बन डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या उपाय करती है। या इस उपाय के अंतर्गत एक सबसे बड़ा दोस्तों स्टेप ये हो सकता है कि टैक्स में हमको रियायत मिली जाए। तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनाए रखने के लिए हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को डिमांड और निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा से जो सवाल उठाए गए हैं उस सवालों को लेकर के एक जांच बैठानी चाहिए। जी हाँ, लेकिन जांच अब तक सही रफ्तार में नहीं चल पा रही है। जी हाँ, जांच के नाम पर एक स्टैंप लगा दिए कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। और दोस्तों यहाँ पर सरकार जो है टैक्स में रियायत अगर देगी, जी हाँ इसको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोगों के हाथ में जी हाँ खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे, इसके लिए टैक्स में रियायत देनी पड़ेगी। जब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तभी तो वो खर्च करेगा। जी हाँ, अधिक पैसा दोस्तों जब वो खर्च कर पाएगा तो क्या होगा, लोग पैसा खर्च करेंगे तो इकॉनमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप सोच के देखिएगा कि हर इंसान खर्च करना बंद कर दे, बस अपने रूम के अंदर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे, कैश इकट्ठा करना शुरू कर दे, तो क्या इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगा? धराशायी हो सकती है। ठीक है, और हमको ध्यान रखिएगा कि अपने बजट को काफ़ी ध्यान में रखते हुए जी हाँ खर्च करना चाहिए। हर राज्य को अपना अपना अमाउंट मिलता है, ये नहीं कि आप फ्री के रेवड़े की आड़ में आप कुछ भी बस बांटते रह जाओ बस आँख बंद करके, और लास्ट में आप क्या हो जाओ, खाली हाथ हो जाओ, और उस टाइम में आप लोग केंद्र सरकार से पैसा मांगो, केंद्र सरकार खुद ही अपनी खाली हाथ बैठी हुई हो। क्योंकि लगातार दोस्तों भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले क्या हुआ था। जी हाँ, बाइडेन की वाइफ को इतना महंगा गिफ्ट दिया गया था, इतनी आवश्यकता क्यों थी? ये भी क्वेश्चन मार्क है जब हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह से डगमगा रही है। जी हाँ, हम इस समय एक बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं। आपको याद होगा इससे संबंधित मैंने एक वीडियो तैयार किया था, उस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, वीडियो को पॉज करके, या फिर दोस्तों अंत में वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर अगर फरवरी की बैठक में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है, जी हाँ, उससे भी शहरी उपभोक्ता ध्यान रखिएगा जो ये वर्ग है इसको कम ईएमआई के रूप में राहत मिल सकती है। राइट, और इससे जो बचत होगी वो क्या करेगा, इस बचत को जो उसकी डिमांड है, जो उसकी मांग है, उस पर वो खर्च कर सकता है। और ब्याज दर दोस्तों कम होती है, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर की दिलचस्पी भी निवेश में बढ़ सकती है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने से उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है, तो क्या पता वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सके हमारे भारत के अंदर। या इससे क्या होगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर दोस्तों 2047 तक 2047 तक विकसित भारत का अगर हमको सपना पूरा करना है तो आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार हमको तेज करनी होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उस देश में रहने वाले तमाम जितने भी युवा हैं और दोस्तों वहाँ पर यहाँ जितने भी किसान हैं, जी हाँ, उनका योगदान होना जी हाँ उस देश के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर किसान इस समय क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारे भारत का युवा है वो भी लाठियाँ खा रहा है, जी अपने हक की जब वो आवाज़ उठा रहा है। क्या इस तरह से हमारे विकसित भारत का जो सपना है वो तैयार हो पाएगा? आप देख पा रहे हैं कि लगातार हर साल जी हाँ भारत की नागरिकता कितनी बड़ी संख्या में भारत के युवा छोड़ रहे हैं। इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, सोचिए उनको भारत के अंदर जी हाँ भारतीय होने के बाद में भी उनको भारत के ऊपर विश्वास नहीं है कि यहाँ पे उनको रोजगार प्राप्त हो पाएगा।
एक बहुत बड़ी संख्या में हर साल, जी हाँ, भारत का युवा डंके मारने पर मजबूर हो रहा है, मतलब कि जान को हथेली पर रख करके वो इलीगल तरीके से विदेश जा रहा है रोजगार प्राप्त करने के लिए। क्या यही है हमारा वास्तविक रूप से अमृतकाल? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। राइट, अगर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप कौन कौन से कदम उठाते भारत को सच में विकसित भारत बनाने को लेकर के? आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।